शम्स के बारे में अक्सर लोग ये कहते मिले, कुछ तो इसमें बात है, ये आदमी अनमोल है। आज हमारे बीच तराई क्षेत्र के एक ऐसे अनमोल व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने हिंदी की सेवा करते हुए अपना जीवन आधे से आधा बिता दिया है और जो भी शेष जीवन बचा है उसको हिंदी और साहित्य की सेवा में ही समर्पित करने का उनका एक संकल्प है। उनके नाम में वही शब्द है जो मैंने शुरुआत में कहा था, शम्स। उनका नाम है डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी शम्स। शम्स साहब की खासियत ये है कि उन्होंने हिंदी की सेवा सिर्फ तराई क्षेत्र में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों जैसे असम, गुजरात, वहाँ भी हिंदी को पहुँचाने का काम किया है। तराई क्षेत्र में तमाम ऐसी विभूतियाँ रही हैं जिन्होंने हिंदी को लेकर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी लोग उनके बारे में उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए। जैसा कि हमारा वादा था, तराई नामा हम आपको उन कहानियों से रूबरू कराएंगे जो कि कहानियाँ कहीं खो गई। हमारे बीच आज डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी शम्स हैं जो कि वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के नवोदय विद्यालय में हिंदी के प्रवक्ता हैं और इनके तमाम ऐसे छात्र और शिष्य रहे हैं जो कि देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न स्थानों पर अच्छी अच्छी जगहों पर हैं और हिंदी के साथ में तराई का क्षेत्र के लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं। थोड़ी बहुत घबराहट मेरी इसलिए हो रही है बोलने में आज, क्योंकि हिंदी का एक इतना विद्वान व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है, तो थोड़ी बहुत घबराहट होगी, शब्दों का थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, तो उसको आप नज़रअंदाज कीजिएगा। हिंदी क्या है, हिंदी पे, उर्दू पे, अवधी पे आज बहुत अच्छी सारी बातचीत हो सकती है अगर आप हिंदी में और खास करके भाषा के विज्ञान में और भाषा के व्याकरण में जरा सा भी इच्छा रखते हैं तो ये पॉडकास्ट और ये एपिसोड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। शम्स जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिन से इंतजार था कि आप से बातचीत की जाए। जब ये तराईनामा शुरू हुआ था तभी से एक इच्छा थी कि तराई के एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार क्या हम लोग बातचीत करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जाए जिसने हिंदी को लेकर कुछ किया है, मतलब जो है इसको बजने दीजिए, काम कर दीजिए। मेरी भी बड़ी तो चलो लोगों को भी बहुत आ गया। डॉक्टर रूपा सिंह और डॉक्टर आर.एस. वर्मा, इनके अलावा चाहे जिसका फोन है मत उठाना। हाँ, आप बहुत बहुत आभार विकास जी। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ बैठा जाए, कुछ चर्चा किया जाए। बहराइच मेरी जन्मभूमि है और इस तराई ने ही मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है और आज मेरे पास साहित्य की जो भी उपलब्धियां हैं और साहित्य का जो भी संस्कार है मेरे पास, उसकी जननी तो ये तराई क्षेत्र ही है, बहराइच है और मैं जो कुछ भी हूँ बहराइच का बेटा हूँ। तो अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच अपनी चर्चा में कोई औपचारिकता नहीं है और मैं चाह रहा था कि आपके साथ बैठूं, कुछ अनौपचारिक चर्चा हो, बातचीत हो और आज मैं आपके बीच हाजिर हो गया। आपने बताया कि बहराइच ही आपकी जन्मभूमि रही है, तराई आपका क्षेत्र रहा है। ऐसा कहा जाता है, सर्वे में आया कि अपना जो तराई का क्षेत्र है, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये देश के सबसे पिछड़े जिलों में से आता है और किसी भी स्थान को पिछड़ा तभी कहा जाता है जब वहाँ का शिक्षा स्तर भी थोड़ा सा पीछे रहता है बाकी जगहों के मुकाबले। तो एक इतने पिछड़े क्षेत्र से आप उठे हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी, आपने देश के सर्वोच्च साहित्यिक मंचों से कविता का पाठ किया है। तराई एक बहराइच का पिछड़ा जिला से लेकर दिल्ली तक आपने कविता पाठ किया। बीच की यात्रा जो बहुत संघर्षपूर्ण रही होगी, उससे आपसे हम बारे में बात करेंगे। पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, जब हम लोग हाई स्कूल, इंटर में सब होते हैं तो लोगों का एक सपना होता है या माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता है कि हम IAS बनेंगे। आप हिंदी के प्रवक्ता बन गए या आपकी इच्छा थी शुरू से बनाने की? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल मैं बताऊं, अपने अध्यापकीय जीवन का जो मेरा 26-27 साल का अध्यापकीय जीवन है,
इस अध्यापकीय जीवन में मैंने देखा कि अधिकांश अध्यापक बाई चांस अध्यापक बने हैं, बाई चॉइस नहीं। बाई चॉइस नहीं। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई मैनेजमेंट में जाना चाहता था, और उस दिशा में जो सफलता नहीं मिली तो सोचा लाओ बीएड कर लें, लाओ बीएड कर लें, लाओ बीटीसी कर लें, लाओ अध्यापक बन जाए। मेरे साथ ऐसा नहीं रहा। मेरे मन में अध्यापक का पेशा अपनाना है ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जहां भी जाता मैं रचनात्मक फील्ड में ही जाता। जो मेरी लेखन की रचनात्मकता है वो बचपन से मेरे अंदर थी। मैंने अपनी पहली कविता क्या कहोगे, तुकबंदी कह लो या टूटा फूटा शब्दों का जोड़ तोड़ कह लो, वो संभवतः मैं क्लास 3rd में रहूँगा, 3री दर्जा में रहूँगा। अच्छा, उस समय मैंने पहली कविता लिखी थी जी। और ये ईश्वर प्रदत्त है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मुझे सडन अचानक कहीं से कोई बोध प्राप्त हो गया, मैं कवि बन गया। ये ईश्वर प्रदत्त है, एक नैसर्गिक प्रतिभा ईश्वर ने मुझे दी थी। और पहली तुकबंदी कक्षा 3री दर्जा में रहा हूँगा मैं, तब मैंने किया होगा। तो मुझे रचनात्मक दुनिया में ही जाना था। कक्षा 3 में मैं आया, मैंने पत्रकारिता की दुनिया अपनाई। पत्रकारिता की दुनिया में भी मैं इसलिए आया कि वहां पर मुझे अपना जो रचनात्मक जो संतोष है मेरे भीतर का, जो रचनात्मक संतुष्टि मुझे मिल सकती थी लिखने से, लिखने की संतुष्टि मुझे मिल सकती थी, सृजन की संतुष्टि मिल सकती थी। अपने आसपास समाज परिवेश में जो देख रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, जो विचार मेरे अंदर आ रहे हैं, उनको मैं कहीं व्यक्त कर पाता। वो अंदर की बेचैनी, छटपटाहट, अपने को व्यक्त करने की छटपटाहट सृजनात्मक तरीके से, कलात्मक अभिव्यक्ति, अपने भीतर का जो समाज को देख करके जो असंतोष है, समाज को देख के जो विचार है, जो समाज को देख करके, अपने परिवेश को देख करके, या मेरा अपनी जो निजी संवेदना है उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति, उसका कोई ना कोई माध्यम नहीं मिलना था। मैं पत्रकारिता की दुनिया में आया, लेकिन पत्रकारिता की दुनिया में रहने के बाद मुझे लगा कि कुछ और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंगर था और सीधे साधे तरीके से, आप तो सब समझदार है, जानते हैं, मुझे लग रहा था कि सीधे साधे तरीके से आजीविका तो नहीं चलाई जा सकती है। मतलब मन की एक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आजीविका तो नहीं चलाई जा सकती। तो फिर मैं अध्यापन की दुनिया की तरफ मुड़ा। वहां भी तो मुझे अपने को व्यक्त करना है, और यहाँ मुझे संतोष की बात है, मेरे लिए गर्व की बात भी है, और मेरे लिए अपने आनंद की बात है कि मैं जहाँ अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर पा रहा हूँ यहाँ पर, वही मैं समाज की एक पीढ़ी तैयार कर रहा हूँ, देश की एक भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से मैं ऐसा दावा तो नहीं कर सकता कि मैं एक बहुत परफेक्ट या पूर्ण अध्यापक हूँ, या मैंने कोई बहुत बड़ा अलग काम कर दिया या बहुत बड़ा नवाचार कर दिया, लेकिन जो भी किया वो संतोषजनक, कि अपने अंदर से मेरे जो आवाज आती है कि मैंने जो काम किया, अध्यापन की दुनिया में भी जो काम किया, वो बहुत ईमानदारी से किया। आपने बताया कि आप कक्षा 3 में थे तब आपने अपनी पहली कविता लिख डाली थी। कक्षा 3 में जब हम लोग थे तो हम लोग कविताएं रटते थे दूसरे की लिखी। उसे कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने अपना सृजन किया, तुकबंदी भिड़ाई। हम लोग जब कक्षा 3 में थे तो कक्षा 3 का पूरा जो भी स्कूली जीवन जो रहा वो रटने में गया। फिर पहाड़े रटाए गए। आपके माता पिता ने आपके साथ ऐसा नहीं किया कि तुम जो है पहाड़े रटो या फलाने कवि की कविताएं रटो? जब उनको पता चला कि यार हमारा लड़का कक्षा 3 में है और कविताएं लिख रहा है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि एक तरह ही पिछड़ा। देखिए, मैं जिस दौर में मेरा ग्रोन अप हो रहा था, या मेरे विद्यार्थी जीवन का जो समय था, वो दौर था जहां पर अभिभावकों के द्वारा रचनात्मकता को इतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था जैसा आज मिलता है। वही मैं पूछ रहा हूँ। आज बहुत उदारता आई है, सोच में उदारता आई है,
मनोवैज्ञानिक समझ बढ़ी है अभिभावकों की, बच्चों की पेरेंटिंग को लेकर के अभिभावकों की समझ बढ़ी है। उस समय ऐसा नहीं था। और हाँ, ये कह सकता हूँ कि नैतिक रूप से संस्कार के लिहाज से वो समय ज़्यादा अच्छा था जी। लेकिन बच्चों को अपना कैरियर चुनने की दिशा में इतनी समझ तो नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ और, ये एक बात ये भी है कि ये जो सृजन की दुनिया है, ये सृजन की दुनिया जिस तरह से आज लोगों को प्रतिकार के रूप में जो दे रही है, आप ये कह सकते हो कि आप तो कविता लेखन की दुनिया में भी पैसा है, ग्लैमर है, शोहरत है, नाम है। तब तो ऐसा नहीं था। तो माँ बाप की समझ ये होती थी कि बच्चा इस दिशा में अगर चला गया तो कमाएगा क्या। ये इसको कैरियर किलिंग मानते थे। इसलिए ऐसा नहीं कि वो अपनी बच्चों की रचनात्मकता से खुश नहीं होते थे, लेकिन उनको लगता था कि अगर इस उम्र में अगर इस सब चक्कर में फंस गया तो ये कैरियर नहीं बना पाएगा। ये रचनात्मकता, सृजन भी कैरियर हो सकता है, ऐसी सोच तब नहीं विकसित हुई थी। अब काफी हद तक विकसित अब विकसित होगी काफी हद तक, क्योंकि अब जो है कवि सम्मेलन की दुनिया तो इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है और एक बहुत अच्छी जबरदस्त इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। इसमें भी स्टार सुपरस्टार हो, हाँ, स्टार सुपरस्टार हो सके। आज से 2 दशक पहले तक तो सोचा भी नहीं जा सकता था कि कोई कभी प्लेन से यात्रा करेगा कवि सम्मेलन में जाने के लिए। कल्पना से परे की बात थी। तो उसका श्रेय किसको जाता है, कैसे बदलाव आया, वो विषयांतर हो जाएगा उसमें जाने पर। उस विषय पे भी आएंगे ना। लेकिन मेरे पिताजी स्वयं रचनात्मक प्रवृत्ति के थे। मेरे पिताजी भी लेखन का कार्य करते थे और बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे। गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, तो गायत्री परिवार के आयोजनों में वो जाते थे वक्तव्य देने के लिए। तो बहुत अच्छे वक्ता, बहुत विचारवान, बहुत अध्ययनशील थे। जो अध्ययन का जो गुण आया है मेरे अंदर, पढ़ने का जो गुण आया है और जो बोलने का जो गुण आया है, ये मुझे अपने पिता से विरासत में मिली है। तो मेरे पिताजी मेरी रचनात्मकता से खुश होते थे, लेकिन चिंता तो उन्हें भी थी कि इस दिशा में जाएगा तो कमाए खाएगा क्या। तो शुरू में मुझे डांटते थे कि पहले पढ़ लिख लो, बाद में सब करना। लेकिन जब मेरी एक उस समय एक गजल प्रकाशित हुई थी, किशोर था मैं ऐसे ही लिफाफे भर के भेज दिया पते पे लिख के। तब मोबाइल वगैरह का तो जमाना नहीं था, मेल से भी सब चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, सब चिट्ठियों का जमाना था। तो चिट्ठी लिफाफे में रख के पत्रिका भेज दी। एक कमर्शियल मैगजीन थी, शायद महकता आंचल या कुछ, महकता आंचल या इसी तरह की कोई पत्रिका थी, नाम याद नहीं आया। तो उसमें मेरी गजल छप गई। अब वो गजल की उस पत्रिका की प्रति मैंने कांग्रेस भवन पर गुप्ता जी की दुकान से खरीदी और सुबह मेरे पिताजी अपने ऑफिस में बैठे थे, अधिवक्ता थे। सुबह वो अपने कचहरी जाने से पहले ऑफिस में बैठते थे। उनको मैंने वो पत्रिका दिखाई कि मेरी गजल छपी है। वो संभवतः मेरी प्रकाशित पहली रचना थी, राष्ट्रीय स्तर की किसी मैगजीन में छपी है। तो उन्होंने उस पर ऐसे टिक का निशान लगाया और वहां पर लिखा वेरी गुड। उसी पत्रिका पर लिख दिया वेरी गुड और ऐसे टिक का निशान मारा और फिर पत्रिका मुझे वापस कर दी, कहा कुछ नहीं। और मेरे लिए बहुत भावुक करने वाली बात यह हो जाती है कि वो टिक का निशान और वो वेरी गुड मेरे पिताजी का लिखा हुआ अंतिम शब्द है। उसी दिन वो घर से निकले कचहरी के लिए और रास्ते में उनकी हत्या हो गई। तो वो जो वेरी गुड है वो उनका लिखा हुआ अंतिम शब्द है। वो मेरे लिए कितनी भावुकता से जुड़ा हुआ चीज़ है। वो पत्रिका आज भी इतने 30 साल 35 साल हो गया मैं संभाल के रखे हुए हूँ और वो अंतिम शब्द थे उनके। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद और समर्थन तो था मुझे। मेरी रचनात्मकता से वो खुश होते थे
बस उनकी चिंता यही थी कि पहले कुछ बन जाए तब इस दिशा में आगे बढ़े। आप बन गए भाई। आप केंद्र सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार का कर्मचारी एक अच्छी जीविका, ठीक ठाक जीविका आज के दौर में मानी जाती है। तमाम असंख्य बच्चों के आप गुरु रहे, आपका गुरु कौन था? जैसे एक बच्चे के कई गुरु होते हैं, उसे हो सकता है कि आपके भी कई गुरु हों। मैंने बहुत लोगों से सीखा जी। हमारी गुरु के मामले में अगर जैसे साहित्यिक गुरु जी की हाँ, बात साहित्यिक करें, गुरु की बात की है तो बहराइच का हर वो वरिष्ठ जिसके सानिध्य में मैं बैठा उठा, जी, जिसकी सोहबत मुझे मिली, जी, उन सबसे सीखा मैंने। जी, और वो एक दौर था, बड़ा समृद्ध दौर था, वो छीज गया बहराइच में। अब वो जमाना नहीं रहा। नागरी एक संस्था हुआ करती थी यहाँ जी। पे, नागरी की गोष्ठियाँ होती थी जी, और उसमें बड़े वरिष्ठ लोग थे, बड़े विद्वान लोग थे। सुशील प्रकाश नागर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राधेश्याम पांडे जी थे, एक कृष्ण स्वरूप पांडे निर्बल थे, गोपाल शुक्ला थे, पारस भ्रमर थे, हरभक्त सिंह पंवार थे। तो एक उस समय बहराइच में बड़ा भरा पूरा साहित्यिक माहौल था। आजकल की तरह से मोबाइल में सिमटा हुआ जमाना नहीं था, तो मिलना जुलना, बैठकी, हंसी ठट्ठा, है ना, मौज मस्ती, वाद विवाद, परिचर्चा का माहौल था। तो नागरी की गोष्ठियां होती थी। नागरी संस्था जब स्थापित हुई, लंबे अरसे तक उस नागरी संस्था ने पत्रिका भी निकाली नागरी नाम से। उसकी पाक्षिक गोष्ठियां होती थी, विचार गोष्ठियां होती थी, उसमें बहुत अच्छी विमर्श की चर्चाएं होती थी। उन्होंने मेरा संस्कार दादा, साहित्यिक संस्कार, साहित्यिक समझ विकसित किया। तो वो जो सोहबत है उसने मेरी समझ विकसित की, और उसमें सब एक से एक विद्वान लोग थे। प्रोफेसर सुशील प्रकाश नागर बहुत प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। एक से एक लोग थे, वो अपने समय का बहुपठित लोग थे। अब वो पठनीयता खत्म हो गई धीरे धीरे। आज का जो साहित्यिक माहौल है वो कवि सम्मेलनीय ग्लैमर में फंस गया है। कम से कम बहराइच के साहित्यिक माहौल में मैं यही देखता हूँ। लेकिन साहित्य की विभिन्न सरणियों में जो चर्चा परिचर्चा होती थी, जो पठन पाठन होता था, वो सब माहौल बहराइच में नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं कि एक संस्कृत के बहुत आचार्य थे, भावेश जी, भ्रमर जी के यहाँ आते थे, और भ्रमर जी के यहाँ हम लोग बैठते थे। कभी मैं गया तो बैठा रहा, तमाम विद्वान आते थे, वहां चर्चा चलती थी। एक दिन भावेश जी भ्रमर जी के यहाँ बैठे बैठे शब्द शक्तियों की चर्चा कर रहे थे, और वो शब्द शक्तियां उस दिन का सुना हुआ, मैं वहां सिर्फ एक मौन वक्त श्रोता की तरह से बैठा हुआ था, सिर्फ बातें सुन रहा था। वो शब्द शक्तियां जो सुना और मैंने जो समझा, वो आज भी मेरे जहन में ज्यों की त्यों बसी हुई है। और अब मैं जब कक्षाओं में भी पढ़ाता हूँ, कभी शब्द शक्तियां पढ़ाना हो, तो मैं वैसे ही जैसा सुना था वैसे को वैसा शिष्यों को सिखा देता। तो वो उस दौर की गोष्ठियों ने, चर्चाओं ने मेरे साहित्यिक संस्कार को साहित्यिक संस्कार दिया और मुझे गढ़ा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गुरु मानने की बात कहूं, तो मैंने एक भावनात्मक रूप से भ्रमर जी के प्रति मेरी श्रद्धा रही, और उनको मैंने अपना गुरु मान लिया मन से। तो वो एक भावनात्मक जुड़ाव था, उस भावनात्मक जुड़ाव के तहत मैंने उनको गुरु माना, और आज भी वो मेरे श्रद्धेय हैं, गुरु मैं मानता हूँ उनको, और उनके प्रति परम श्रद्धा है। आपने बताया कि जो कविता लेखन या साहित्य की जो बातें होती है वो एक सृजन का काम है। एक इंजीनियर का काम भी सृजन का होता है कि नहीं होता है? भाई अगर कोई इंजीनियर है तो वो भी सृजन ही कर रहा है, कोई डॉक्टर है वो भी सृजन का ही काम कर रहा है। तो अगर सारी चीजें सृजन हैं, तो उसे डॉक्टर का होना या डॉक्टरी एक स्किल है, इंजीनियरिंग एक स्किल है, कविता लेखन भी एक स्किल है। तो इसके डॉक्टरी सीखी जा सकती है, मेडिकल कॉलेजों में सिखाई जाती है,
इंजीनियरिंग सिखाई जाती है इंजीनियरिंग कॉलेजों में, तो क्या कविता भी कोई आदमी सीख सकता है? कविता कहना सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है? भाई स्किल तो एक डेवलप करने वाली चीज होती है। बिल्कुल मैं कह रहा तो क्या ये स्किल भी हम लोग अपने अभ्यास से डेवलप कर सकते हैं? देखिए, जो छांदस कविताएं हैं जी, उन छांदस कविताओं के लिए तो कौशल ही है। जी, कौशल जी, तो छांदस कविताओं का कौशल अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। जी, जैसे संस्कृत के विद्वानों ने, संस्कृत के आचार्यों ने कविता के लिए 3 चीजें बताई: प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या होती है? मैं बता, जी। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त है आपके पास, और कभी ना कभी अनुकूल माहौल पा करके वो आपको आएगा, जी, है ना? ये कभी शब्द है ना? ना? कभी कभी आप कहीं मान लीजिए कभी बंजर जमीन हुई तो वो आपकी प्रतिभा अंदर है, जी, और अनुकूल परिवेश नहीं मिला, जी, माहौल नहीं मिला, परिस्थिति नहीं मिली, तभी रह गई, जी, लेकिन वो अंदर भावना, छटपटाहट तो है, जी, वो ईश्वर प्रदत्त है। और मैं इसी प्रतिभा को कह सकता हूँ संवेदनशीलता। जी, जिस व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता नहीं होगी, संवेदना से भरा हुआ जो व्यक्ति नहीं होगा, वो कविता भी नहीं कर सकता, कभी नहीं हो सकता। जी, कभी वही हो सकता है जो संवेदनशील, जो संवेदनशील हो, जो दूसरे की भी पीड़ा को अपनी पीड़ा की तरह से महसूस कर ले जाए, वो कभी हो सकता है। तो प्रतिभा तो ईश्वर प्रदत्त है। जी, फिर अभ्यास। जी, अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे, और अभ्यास वही कौशल, नियम कायदे, उसके डिसिप्लिन, उसका अनुशासन, उसका यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, है ना, या माता राजभान सलगा, या और भी जो दूसरी चीजें, अगर छांदस कविताओं की बात, अच्छा जो अतुकांत कविता है उसमें भी कोई आंतरिक लय है, उसका सौंदर्य है, उसका नाद है, उसका एक अलंकार है, एक प्रवाह है, तो वो सारी चीजों का अभ्यास तो चाहिए ही। जी, तो कविता अभ्यास का भी विषय है। और विद्वानों ने कविता का जो तीसरी चीज बताई है, उसको कहा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब लोक का ज्ञान। आप अगर समाज में गए ही नहीं, और आप अपने इसी चैम्बर में बैठे रहे, आप अपने इसी ऑफिस में बैठे रहे, और आपका समाज से साबका ही नहीं पड़ा, दुनिया को देखा ही नहीं आपने, लोक का ज्ञान ही नहीं है आपको, तो कविता के विषय कहां से आएंगे? संवेदना आपकी उभरेगी कहां से? करुणा आपके भीतर से जगेगी कहां से? तो लोक का ज्ञान होना चाहिए, और लोक का ज्ञान आएगा लोक में जाने से। समाज से कविता के विषय आपको तब मिलेंगे जब आप समाज में उतरोगे, समाज में जाओगे, लोगों से जुड़ोगे, तब लोगों की तमाम तरह की भावनाएं आपको उद्वेलित करेंगी। तो